स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरा नाम धर्मेंद्र मिश्रा है और मैं इस चैनल के माध्यम से वर्तमान में लक्ष्मीकांत को की समरी को रीड कर रहा हूँ। अब तक मैंने DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सेल्फ एंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, सिटीजनशिप ऐसे टॉपिक्स को कवर कर दिया है। आपको वो वीडियोस देखना है तो आप इसी चैनल के समरी ऑफ लक्ष्मीकांत प्ले लिस्ट में जाके देखें। ये पार्ट 4 है। तो बिना आपका देर समय लिए मैं शुरू करता हूँ। आपके पास टाइम कम है इसलिए आप 1.5x और 2.0x में इस वीडियो को देखें। समझ में आता है, जहाँ समझ में नहीं आएगा आप उसको स्लो कर देना या क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आई विल बी ऑलवेज देयर टू रिप्लाई यू एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ओके, तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगला चैप्टर रहेगा हमारा, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों सेक्शन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलाउ करता है कि हम समय के साथ बदलाव ला सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, और अभी का भारत में सेम है, नहीं है ना। जब सेम नहीं है तो संविधान सेम क्यों होना चाहिए? संविधान में भी परिवर्तन लाना चाहिए समय समय पर। तो जो समय समय में परिवर्तन ला सकते हैं संविधान में, उसकी ताकत हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से आती है, इस आर्टिकल से आती है, आर्टिकल 368 से। और ये प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? ये प्रोविज़न लिया गया है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे आपको पता है कि हमारे जितने भी प्रोविजंस है, मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न है वो दूसरे देश से ड्रॉन किया गया है। और मोस्टली प्रोविज़न जो है वो ड्रॉन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, और उसी तरह से उसी कड़ी में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन किया गया है हमारे साउथ अफ्रीका से। चलो अभी हम तो समझ गए क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? सिंपल ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास है। तो क्या ये स्टेट लेजिस्लेचर में आएगा? नहीं आएगा। स्टेट लेजिस्लेचर में जब हम इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल सी बात, जैसे मनी व्हील्स होते हैं हमारे पास, मनी व्हील्स को इंट्रोड्यूस करने, मनी व्हील्स कहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है? सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ क्लॉज है कि मनी व्हील इंट्रोड्यूस करने से पहले उसकी प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लिया जाता है। क्या सेम परमिशन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में परमिशन नहीं लिया जाता है। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी बिल्स होते हैं उसको, कुछ बिल्स ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ मिनिस्टर ही पास कर सकते हैं, जैसे मनी बिल्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसे होते हैं जिसको प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी लाया जा सकता है और मिनिस्टर के द्वारा तो लाया ही जा सकता है। द बेस्ट बिल बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ टोटल 2/3 ऑफ द मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो बेसिकली जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, हम जिस भी हाउस में आए, जरूरत नहीं कि हम राज्यसभा में लाए या लोकसभा में, जिस हाउस में भी आए उस हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको असेंट करता है, देन इट बिकम लॉ। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने वाली, जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं या फाइनेंशियल सेकेंड वाला बिल होते हैं, आप अभी थोड़े कन्फ्यूजन होते होंगे बिल्स के बारे में कि ये कौन सा ऑर्डिनरी बिल है, कौन सा फाइनेंशियल बिल है। इसके बारे में आगे चैप्टर्स आएगा और मैं उसका कन्फ्यूजन को दूर कर दूँगा। बस आप अभी सुनो कि जितने भी फाइनेंशियल बिल 2 होते हैं, है ना, 117(2) में जितने बिल्स आते हैं और तुम्हारे ऑर्डिनरी बिल होते हैं, उन सारे बिल्स को अगर सब राज्यसभा पास ना करे, राज्यसभा डिले कर दे या डेडलॉक जैसी स्थिति आ जाए, उन सारे बिल्स में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजंस है कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों बीच एक साथ बैठेगा, जिसका अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर करेंगे और वहाँ पे वोट आएगा और वोटिंग परसेंटेज में हमेशा लोकसभा जीत जाता है और जॉइंट सिटिंग के माध्यम से वो बिल को पास किया जाता है। पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में भी ऐसा होता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन है ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डेडलॉक की जैसी स्थिति आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि राज्यसभा को बिल को पास करना ही पड़ जाता है, मतलब राज्यसभा बिल को पास कर ही लेता है और अगर नहीं करता है तो डेड हो जाती है बिल। ठीक है, चलो अभी एक सिंपल सी बात है कि इफ़ बिल सीक्स टू अमेंड फेडरल प्रोविजंस, तो हमें जैसे पता है कि हमारा भारत जो है क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब जिसमें उसमें कहीं ना कहीं फेडरेशन की बात होती है। तो फेडरेशन की बात होती है, कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल प्रोविजंस होगा। कौन कौन से है फेडरल प्रोविजन आगे मैं बताऊंगा। अपने हाई कोर्ट्स है, इंटर स्टेट रिलेशंस है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फेडरल प्रोविजंस है। तो अगर फेडरल प्रोविजन को चेंज करने की बात आई, फेडरल प्रोविजन में कुछ अमेंडमेंट की बात हुई, तो उस कंसेशन में हमें सिर्फ स्पेशल मेजोरिटी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही, प्लस साथ में हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। यानी
हाँ मतलब जितने भी स्टेट है 28 है तो 14, कम से कम 14 स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, वहाँ के भी हाउस से ये बिल पास होके आना चाहिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? अब देखो जैसे यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी होता है तो क्या स्टेट्स में भी जाएगा तो वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करना जरूरी है? नहीं, स्टेट के लेजिस्लेचर में या स्टेट के लेजिस्लेचर काउंसिल अगर दोनों जगह बाइकैमरलीज है वहाँ पे, तो दोनों जगह में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। अगर 14 से ज़्यादा स्टेट का रेटिफिकेशन हो गया तो वो वापस प्रेसिडेंट के पास आता है और प्रेसिडेंट इसको क्या होता है, एसेंट दे देता है एंड इट बिकम द law. Okay, after duly passed by the both houses, ratified by the state legislature and the bill is presented to the president for the assent. President must, देखो इतना चीज़ हो जाने के बाद प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट को बिल को एसेंट देना पड़ जाता है। ही कैन नेदर विथऑल दिस एसेंट नो रिटर्न द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन। तो ये सवाल ये आपको लग रहा होगा कि ये क्यों लाइन लिखा गया है। तो प्रेसिडेंट के पास 2-3 वीटो पावर होता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है जिसको वीटो पावर, पॉकेट वीटो होता है, एब्सोल्यूट वीटो होता है, ऐसे ऐसे वीटो पावर होता है। पर वो एब्सोल्यूट वीटो, ये सारे वीटो पावर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं लागू होता है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में वीटो पावर का अधिकार नहीं है। वो इतने प्रोविजन होने के बाद उन्हें एसेंट तो देना ही पड़ जाता है, ठीक है। चलो हमने अभी बात किया कि फेडरल प्रोविजन क्या होता है, यही सब चीज़ें हैं। जैसे इलेक्शंस की बातें होंगी, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बातें, प्रेसिडेंट के प्रोसेस के बारे में, इलेक्टोरल चेंज करने के बारे में, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का कोई प्रोविजन हो उसको में अमेंडमेंट करना हो, पार्लियामेंट का पावर को बढ़ाने या घटाने की बात हो, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट वगैरह सब अफेक्ट होता हो, जो शेड्यूल 7 की बात हो वो हो, आर्टिकल 368 को ही अमेंडमेंट करने की बात हो जाए तब भी रेटिफिकेशन लगेगा। एनी लिस्ट ऑफ द 7 शेड्यूल मैंने बता दिया। स्टेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी अगर बात हो तो वो भी फेडरल प्रोविजन है, और इसको भी अगर अमेंड करना होगा तो हमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, इंटर स्टेट रिलेशन की बात में कोई से रिलेटेड कोई भी चीज़ हमको अगर अमेंड करना है तो उसमें भी हमें स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स लगेगा। चलो प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेम चीज़ लिखी है, नथिंग एल्स। ओके चलो अमेंडमेंट अभी क्या है कि कुछ चीज़ें होता है जो कि मैंने बताया कि सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो जाता है। तो क्या क्या सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो जाता है याद करो, हमने फर्स्ट चैप्टर जब बताया था, जब हमने पहला वीडियो इसमें डाला था, उसमें हमने बताया था कि पार्ट 1 to पार्ट 4 जो है वो उसमें मेंशन किया गया कि हम स्टेट, उसमें बेसिकली आर्टिकल 2 में, और आर्टिकल 2 में ऐसा मेंशन किया कि हम किसी भी स्टेट का, नए स्टेट को एडमिशन कर सकते हैं और नए स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हैं, उसके नाम, उसमें ज्योग्राफिकल में, उसके एरिया में कोई ना कोई चेंज ला सकते हैं। इन सब चेंजेस लाने के लिए हमें किसी चीज़ के स्पेशल मेजोरिटी की नहीं जरूरत पड़ती है, उसमें हम सिंपल मेजोरिटी से के तहत ही हम उसको चेंज ला सकते हैं। पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट कैन ब्रिंग सम काइंड ऑफ द चेंज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट बाय डूइंग सिंपल मेजोरिटी, बाय पासिंग फ्रॉम द सिंपल मेजोरिटी, ठीक। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कोई भी चीज़ लाना है, एक्विजिशन करना है या टर्मिनेशन करना है, उसके लिए हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सैलरी एंड अलाउंस, एमपी के सैलरी एंड अलाउंसेस बढ़ाने हैं तो ये लोग क्यों उसमें रखेंगे कि हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, नहीं ना, तो मुश्किल हो जाएगा भाई, इसको तो आसान करो यार, इसमें तो बहुत जल्दी, इसमें तो जल्दी जल्दी काम होना चाहिए। तो दैट्स वाई इट इज़ इन सिंपल मेजोरिटी। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। ऑर्डिनरी जो मैक्सिमम ऑर्डिनरी बिल जो होता है सिस्टम सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है। अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी इंक्लूड्स, स्पेशल मेजोरिटी किसमें वैसे जो कि फेडरल प्रोविजन को इफेक्ट करता हो, फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट करता हो, डीपीएसपी को इफेक्ट करता है, और ये इसके लिए हमें क्या करता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, मैक्सिमम वोटिंग प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। ओके अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन वे सेम वही सारे प्रोविजन जिसमें फेडरल फेडरल इशू कवर करता हो, फेडरल प्रोविजन हो। ओके चलो अब अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम आता है तो दिमाग में एक चीज़ और आना चाहिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पे होता है, यूएसए में। तो जब भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा दिमाग में आएगा कि कहीं क्या ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो तब पता चलेगा हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो एक ये जब से रिपब्लिकेशन और डेमोक्रेटिक थिंग आया तो वहाँ पे 2 टाइप का सिस्टम आया था। एक 2 टाइप का सिस्टम है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम और बाजार में एक अदर सिस्टम में जो कि इससे भी पॉपुलर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्यों पॉपुलर, क्योंकि अमेरिका में। तो जब भी हम पार्लियामेंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं दैट्स मीन एक और सिस्टम, सेम सिस्टम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम करते हैं। और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस कहीं ना कहीं पूछ देता है। तो हम जब भी आगे पढ़ेंगे तो काइंड ऑफ कोशिश करेंगे कि उससे भी इसका कंपैरिजन करते रहे। चलो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, बेसिकली ब्रिटेन में था, ब्रिटेन से इंस्पायर होकर हमने इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम लेके आया। क्यों लेके आया, क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऐसा था कि हम शुरू से ब्रिटिश के अंदर आते थे, तो
उसी को फॉलो कर दिए। इस तरह का अभी आगे हम पढ़ेंगे कि क्या वजह था। चलो, कौन पार्लियामेंट्री सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट। देखो, सेंटर में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, स्टेट में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ऐसा नहीं कि भाई सेंटर में हम रखेंगे प्रेसिडेंसी, स्टेट में पार्लियामेंट्री, नहीं नहीं, दोनों जगह है। अब इसका आर्टिकल है आर्टिकल 74 और आर्टिकल 163 164 फॉर द सेंटर स्टेट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। चलो, पार्लियामेंट्री कंट्री का डिफिनेशन तो होता होगा कुछ। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो होता है इज वन इन विच एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसी एंड एक्ट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट उसको कहते हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव जो कार्यवाहक होता है, जो काम करने वाला होता है, वो विधायिका जो रूल बनाती है उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो लेजिस्लेचर अगर कोई लॉ बनाया है तो एग्जीक्यूटिव को उसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है। अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मतलब दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ईच अदर। डिड यू get what I am trying to say? Like in parliamentary government, in the parliament form the government, executive is responsible to the legislature. ठीक है, चलो, द presidential system of the government in which the executive is not responsible to the legislative for the policy of the act. This is what I said. जब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में अलग से आना चाहिए कि क्या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का अगर कोई प्रोविजंस पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, क्या ये प्रोविजंस प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में भी है? ठीक, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कंपेरिजन उसी के साथ है। तो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का डिफिनेशन होता है कि वन ऑफ द डिफिनेशन है, वन ऑफ द फीचर्स होता है कि इसके एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, लेजिस्लेचर के। पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, उनके एग्जीक्यूटिव इज नॉट, दोनों अलग अलग सेपरेट काम करता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आल्सो नोज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए कैबिनेट सिस्टम क्यों? क्योंकि इसमें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो कैबिनेट की तरह होते हैं, उनके कम्युनिटी मतलब उनके एक साथ मिलकर ग्रुप का डिसाइड आता है और उसी पे लोग काम करते हैं। ठीक है, चलो, एज कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल सिस्टम गवर्नमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, स्टेज इन ऑफिस सो लॉन्ग एज एंजॉय द कॉन्फिडेंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम क्यों? क्योंकि कैबिनेट इज न्यूक्लियस ऑफ पावर इन पार्लियामेंट सिस्टम। कैबिनेट जो होता है मेन होता है भाई साहब, 10-12 मिनिस्टर का ग्रुप जो होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं, उसको कैबिनेट सिस्टम कहते हैं। बेसिकली ये आगे हम पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री 3 तरह के होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट होता है, डिप्टी मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मिनिस्टर होते हैं, इन लोगों में जो ऊपर के जो मिनिस्ट्री ऑफ मेन मिनिस्टर जो होते हैं, इन्हें जो एग्जीक्यूटिव जिसको हम ऑटोनोमस पावर दिया जाता है मिनिस्टर, उन लोग ग्रुप को कैबिनेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट सिस्टम ग्रुप के कैबिनेट बोलते हैं। और ऐसे जो प्रोसेस होता है, ऐसे जो संस्था है, उसको कैबिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो कैबिनेट सिस्टम जो होता है वो पावरफुल बंदे होते हैं, पावरफुल मिनिस्ट्रीज, पावरफुल बंदे वहाँ पे बैठे रहते हैं ना। तो इसलिए इसे कैबिनेट होता है, कैबिनेट इसलिए बोला जाता है बिकॉज कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ द पावर इन पार्लियामेंट सिस्टम। ठीक है, चलो, फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिंपल से नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट जो होते हैं नॉमिनल होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, और पीएम इज द रियल एग्जीक्यूटिव। जितने भी काम होते हैं हमारे, वो प्रधानमंत्री के द्वारा होता है, पर नाम किन का होता है? प्रेसिडेंट का होगा। ओके, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। जैसे हम इंटरनेशनल कोई भी टूर वगैरह हो किसी दूसरे देश को के, जैसे आप G20 देखे होंगे। G20 हमारे भारत में ऑर्गेनाइज हुआ था 2021 में नहीं हुआ था, 2023 में ऑर्गेनाइज हुआ था। तो 2023 में आप देखे होंगे कि जब इंडिया का जब इन्विटेशन गया था हर एक G20 कंट्रीज़ के नेशन में, तो आप देखे होंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वाइट्स टू डेलीगेट्स ऑफ द सो एंड सोन कंट्री। मतलब जितने भी इंटरनेशनल वर्क होते हैं उसमें नाम किसका रहेगा? प्रेसिडेंट का रहेगा। हेड क्यों है? नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट। इसलिए जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्कर्स होते हैं और जितने भी डील साइन होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। ठीक है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। दैट इज द वन ऑफ द फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। दूसरा, मेजोरिटी पार्टी रूल है। भाई साहब, हमारे पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? एक चुनाव होता है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं। चुनाव होता है, उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा वोट जिनको मिलता है वो पार्टी आगे आती है। उसमें से जिस बंदे का वो बंदा जीतता है, और उस बंदे का एक पार्टी होता है। मान के जिस पार्टी के बीजेपी है या कांग्रेस है, अगर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिला है तो कांग्रेस का गवर्नमेंट बन गया, बीजेपी का सबसे ज़्यादा सीट होता है बीजेपी का गवर्नमेंट बन गया। तो मेजोरिटी पार्टी हो जाता है। तो मेजोरिटी पार्टी रूल। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट लीडर ऑफ द मेजोरिटी विनिंग पार्टी एज पीएम। तो जो मेजोरिटी पार्टी कहते हैं उनमें वो क्या होते हैं? जो वैसे पार्टी जिनके सीट सबसे ज़्यादा है वो एक लीडर को डिसाइड करते हैं, उसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाता है। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट। ओके, प्रेसिडेंट अपॉइंट।
लीडर ऑफ द मेजोरिटी विनिंग पार्टी एज ए पीएम। व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजोरिटी, अ कोलिशन ऑफ पार्टीज मे बी इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसी 2024 वाले केस में क्या हुआ था, मेजोरिटी तो मिला नहीं, एक मेजोरिटी का केस होता है, डिड यू गेट, हर एक का एक मेजोरिटी होता है। जैसे हमारे इंडिया में है कि इतना सीट को कंप्लीट करना, 273 आई थिंक, अगर 273 आपका नहीं हुआ है, 271 या 273 है, 271 आप नहीं हासिल कर पाए तो आप 2-4 पार्टी मिल के आप 271 जो जादू यहाँ करा उसको पार कर लो और आप गवर्नमेंट बना सकते हो, तो कॉलिशन गवर्नमेंट उसको बोलते हैं। तो अभी जैसे है नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट से क्या है अभी का गवर्नमेंट बना हुआ है, तो जिसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिनिस्ट्री आर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन द जनरल एंड लोकसभा। जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो पार्लियामेंट और जनरल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। पार्टिकल होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, मेंबर आर द सेम पार्टी इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेंस दे शेयर सेम आइडियोलॉजी। अब देखो सिंपल सी बात है, जितने मेंबर्स होते हैं सेम पार्टी के होते हैं, जो विनिंग मेंबर होते हैं वो सेम पार्टी के होते हैं, तो सेम आइडियोलॉजी होता है, इसमें डिफरेंस की बात नहीं रहेगी। डबल मेंबरशिप, मिनिस्टर एंड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू बिकम मिनिस्टर नीड टू बी ए मेंबर। चलो डबल मेंबरशिप की बात है, हाँ डबल मेंबरशिप की बात होती है, यानी एक बंदा क्या होता है मिनिस्टर भी है वहाँ का और मेंबर भी है। मिनिस्टर जैसे मान के चलो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो एक तो फाइनेंस मिनिस्टर है ही, पहले साथ में वहाँ का मेंबर भी होना जरूरी है। क्यों अभी, लेकिन ऐसा नहीं कि उस टाइम जब वो मिनिस्टर बन रहा है, मिनिस्टर का शपथ ले रहा है, उसी समय होना जरूरी है। वो 6 मंथ के अंदर वहाँ पे चुनाव, वहाँ का मेंबर बन जाना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे नॉमिनेट कर दो उसको राज्यसभा में, किसी भी तरह कर दो, पर 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए मिनिस्टर बनने से पहले। तो डुअल मेंबरशिप का केस हो जाता है। लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ही लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। प्राइम मिनिस्टर का क्या लीडरशिप हो जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। तो प्रेसिडेंट कैन रिजोल्व द पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। पीएम के रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट को रिजोल्व कर सकते हैं। अब पीएम रिकमेंड कब करता है, बहुत सारे कंडीशंस आते हैं जब जहाँ पर पीएम को रिकमेंड करना पड़ जाता है या ऐसे कंडीशन बन जाते हैं। कैसे, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हो गया, नहीं हो पाया, थैंक्स मोशन पास नहीं हो पाया, ऐसे बहुत सारे कंडीशन आज क्रिएट होते हैं जिसकी वजह से डिसोल्यूशन, लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है। इसलिए लोअर हाउस को परमानेंट हाउस नहीं बोलते हैं, ठीक। और राज्यसभा का डिसोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं, परमानेंट हाउस बोलते हैं, ठीक है। चलो, रीजन फॉर एडोप्टिंग, वाई डिड आई अडॉप्ट पार्लियामेंट सिस्टम, वाई डिड वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये मैंने पहले भी बताया था कि हम जो है इस सिस्टम से पहले से फैमिलियर थे। क्यों सिस्टम थे, क्योंकि हम ब्रिटिश के अंदर रहे थे, बहुत सारे ब्रिटिश के डोमिनियन में हम लोग बहुत बार रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा ही फॉलो करता था, प्रेफरेंस ऑफ द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और देखो हम नए बनने वाले थे, नए देश बनने वाले थे, तो हमें हर एक चीज़ के लिए जवाबदेही लेना पड़ता चाहिए था। ऐसे सिस्टम की जो होती है जिसमें जवाबदेही ज़्यादा हो, ठीक है। इफ़ यू विल बी मोर रिस्पॉन्सिबल, आवर कंट्री विल बी डेवलप मोर। दिस इज व्हाट आवर फोरफादर यूज्ड टू थिंक, दैट्स व्हाई वी हैव चूजन पार्लियामेंट्री सिस्टम। चलो, नीड फॉर अवॉइड लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। और देखो अभी क्या है, दोनों एक दूसरे से, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। दोनों को पता है कि भाई यहाँ गलत करेंगे तो वो कुछ बोलेगा, ये गलत करेंगे, तो दोनों एक दूसरे को लेके चलता है, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लेके चलता है, एक भाईचारा वाला बामना रहता है। लेकिन यही अगर सेपरेशन रहता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। इंडियन की सोसाइटी का नेचर भी यही है। मेरिट्स, अब इसमें क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, ये पूछता है कि पार्लियामेंट सिस्टम का मेरिट क्या है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का मेरिट ये है कि हार्मोनी रहेगा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहेगा, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हमने अभी तक में यही सुना है, पर तानाशाही को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी, अभी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है ना, क्रॉस चेक वाला सीन होता है। ओके, आप अगर जो काम कोई बिल पास कर दिया है, गवर्नमेंट कोई बिल पास कर दिया है वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कहते हैं, पुलिस कर सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो बेसिकली तानाशाही को रोकता है। और वाइड रिप्रेजेंटेशन है, हर एक जगह हर एक को रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिलता है। डिमेरिट्स क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है भाई, कभी भी इतने सारे क्लोज है जहाँ पे क्या कहता है, डिसोल्यूशन होने का चांसेस रहता है। जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, कॉन्फिडेंस मोशन हो गया, थैंक्स मोशन हो गया, ऐसे कट मोशन हो गया, ऐसे बहुत सारे क्लोजेस हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में दिया हुआ है, जिसके वजह से
सरकारें कभी भी गिर सकती है, इसलिए क्या है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ है, पॉलिसी कंटिन्यू नहीं रह पाता है यहाँ पे। सेपरेशन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर की बातें हम करते हैं, कहाँ करते हैं, आर्टिकल 50 में करते हैं कि हम पावर का एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब आपस में सेपरेट होना चाहिए। कहाँ है भाई, एक तो हम आर्टिकल 50 में बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, पर हाँ यहाँ हम बोल रहे हैं कि नहीं भाई साहब, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रह पाता है, ठीक। और मानो या ना हो तो इसको गवर्नमेंट बाय अमेच्योर बोला जाता है। अमेच्योर डेट्स अमेच्योर मतलब वैसे आदमी जिसको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, वो भी जाके MP बन के बैठ जाता है। क्या वोट तो लाना है ज़्यादा, ठीक है। चलो अब फेडरल सिस्टम के बारे में पूछते हैं। जब भी हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो फेडरल सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब इस कम टुगेदर स्टेट से माना जाता है इसको। तो फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है भारत में, फेडरल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डुअल गवर्नमेंट है हमारे पास। डुअल गवर्नमेंट कैसे है, यूनियन में भी एक गवर्नमेंट चलता है, यानी सेंटर में भी एक गवर्नमेंट चलता है और स्टेट में भी एक गवर्नमेंट चलता है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है जो कि स्टेट और गवर्नमेंट दोनों में चलता है। इसलिए हम बोलते हैं हमारा जो गवर्नमेंट फेडरलिज्म है वो थोड़ा अलग है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे पास प्रॉपर 7 शेड्यूल में ऐसा प्रॉपर लिस्ट बना गया है, जिसमें हमने मेंशन कर दिया कि इस सब्जेक्ट में आप लिस्ट पावर बनाओगे, इस सब्जेक्ट में आपके पास पावर है कि लॉ बनाने का, इस सब्जेक्ट में स्टेट के साथ पावर है कि लॉ में, ऐसे सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें दोनों को पावर रहेगी लॉ बनाने का। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहेगा। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट कोई भी लॉ बदल जाए, नहीं। जैसे ब्रिटेन में होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी होता है, पर इंडिया में नहीं, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी होता है। और ये गारंटी कौन करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहे, ये गारंटी करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। कैसे, जब भी पार्लियामेंट कोई लॉ लाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको एबोलिश किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है, ताकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रीमेसी है वो मेंटेन रहे। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज कैन नॉट बी अमेंडेड इजीली। देखो सिंपल सी बात है, दोनों है। हमने पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स ऑफ सैलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यही पढ़ा था कि हमारे जो फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल है। रिजिड कैसे कि भाई देयर आर सर्टेन प्रोविजन विच रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स टू अमेंडमेंट, ओके। फेडरल प्रोविजन जैसे भी होते हैं तो वहाँ पे हमको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। और हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फेडरल सिस्टम जो होता है इसके यूनिक फीचर्स क्या हो गए, ये बहुत ही रिजिड होते हैं, ठीक है, बहुत ही रिजिड होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जो कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, ये सब अपना इंडिपेंडेंस होते हैं। दे वर्क देयर ओन, दे हैव देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड दे हैव देयर ओन रूल्स एंड लॉ एंड रेगुलेशंस एवरीथिंग। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। बाइकम्युनिस्ट मतलब अपर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, दोनों चीज़ होता है। चलो यूनिटरी फीचर्स ऑफ द क्वेश्चन। अब सवाल होता है कि भाई यूनिटरी फीचर्स क्या है। चलो हम तो मान गए, आपने बोला यूनियन स्टेट है, फेडरल फीचर तो हम समझ गए हैं, क्योंकि आप कभी कभी बोलते हैं कि भारत जो है यूनिटरी है, यूनिटरी फीचर्स भी है वहाँ पे, जिसमें हम सिर्फ सेंटर की बातें करते हैं। कैसे डिसाइड करते हो यूनिटरी फीचर्स कैसे, कि हमारे भारत में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। अमेरिका की तरह हमारा डुअल सिटीजनशिप नहीं है। आपको पता होगा अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ पे वहाँ के US का भी एक सिटीजनशिप बनता है और वहाँ का भी सिटीजन ID बनता है, उस स्टेट का भी बनता है। पर इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप लागू है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ एंड यूनियन स्टेट। ऐसा मैंने ऊपर ही बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि स्टेट और सेंटर दोनों पे काम करता है। पर स्ट्रॉन्ग सेंटर है, स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर को पावर ज़्यादा दिया गया। चाहे जहाँ भी देख लो, यूनियन लिस्ट में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है। और भी देख लो कि इम्पोर्टेंट जो पावर है वो इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पावर है उसको हम किस में डाले हैं, इसको हम सब्जेक्ट को इन यूनियन लिस्ट में डाल दिया है। जैसे न्यूक्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, हम उसको अगर स्टेट की लिस्ट में डाल देंगे, कोई भी स्टेट सनक भयंकर, कोई भी स्टेट अगर सनक गया तो वो कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए मोर इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसको यूनियन लिस्ट में डालेंगे। और बाकी रेजिडुअल सब्जेक्ट जो कि उस समय उसके ख्यालात में नहीं आया था, जो बचे सब्जेक्ट्स है उसको भी हम यूनियन को ही दे दिए। तो मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग है। और सेंटर स्ट्रॉन्ग का कंसेप्ट हम कहाँ से लेके आए आप आज के ही वीडियो में, पहला वीडियो में आपने देखा होगा जहाँ पे हमने सोर्सेस बताया था। हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर कहाँ से लिया गया, स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया गया कनाडा से,
चलो ठीक है। अभी देखो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिटरी गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस जिसको हम आराम से चेंज कर सकते हैं, जैसे नाम वगैरह बदलने का, स्टेट्स वगैरह का बाउंड्री बदलने का, पावर ऑफ गवर्नर टू रिजॉल्व द बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वीटो पावर है हमारे पास, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, ये इमरजेंसी प्रोविजंस में भी यूनियन ओवर पावर होता है, मतलब यूनियन के जो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर हो जाता है, आ जाता है कि हम कहीं पे भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। अभी इमरजेंसी के अगला चैप्टर देखो, इमरजेंसी पढ़ने वाले हैं, तो अभी इमरजेंसी को अच्छे से पढ़ लेंगे। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, ये भी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का वन ऑफ द फीचर्स है। ये फीचर उसमें भी काम आ जाएगा, फेडरल में भी आएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट बाय द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर, तो हर एक गवर्नर में, हर एक स्टेट में गवर्नर होगा। गवर्नर क्या होगा, कहाँ के द्वारा अपॉइंट करेगा, गवर्नर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, तो यूनिटरी प्रोविजन है, यूनिटरी प्रोविजन है ना, यूनिटरी फीचर्स है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विस, राज्यसभा के पास में क्या है, आर्टिकल 312 आई थिंक, आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा के पास पावर है कि वो ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है। अभी कितने ऑल इंडिया सर्विस है, 3 है, यूपीएससी है, सॉरी IAS है, IPS है, IFOS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ठीक है। पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट लिस्ट, ओके, ध्यान देने वाले के पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में भी रूल बना सकती है। कौन कौन सी स्थिति में, इन 5 की स्थिति में हम बना सकते हैं। आर्टिकल 249, 252, 253, 352, 356। 249 क्या होता है, जब राज्यसभा को जब भी लगे कि नेशनल इंपॉर्टेंस में जरूरी है, वहाँ पे हम लॉ बनाने के लिए, नेशनल इंटरेस्ट में, इन द केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। 252 क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करे कि हमारे लिए तुम लॉ बनाओ, तब बना सकते हैं। 253 क्या होता है, इंटरनेशनल कोई भी ट्रीटी को पास करवाना हो, उसमें भी स्टेट सेंटर लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। 352, 356 तो पता ही है आपको, इमरजेंसी प्रोविजंस में स्टेट इमरजेंसी के समय में पार्लियामेंट स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। चलो हम बहुत ही अच्छा सब चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन अभी ऊपर हमने बहुत बार इसका चर्चा किया कि इमरजेंसी प्रोविजन क्या आता है, काइंड ऑफ वन ऑफ द यूनिटरी फीचर्स है जो कि इमरजेंसी प्रोविजन, जिसमें प्रेसिडेंट को पावर दे दिया गया है कि आपातकाल स्थिति में, मतलब ऐसी कुछ सर्टेन स्थिति में हम इमरजेंसी लगा सकते हैं और पूरा का पूरा पावर यूनियन कंट्रोल करेगी, ठीक है। ये बेसिकली एक पावर है तब तक जब तक स्थिति सुधर ना जाए। दिस इज व्हाट द एम ऑफ दैट इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन किस में आया गया, 18 पार्ट में आया गया, भाग 18 में आ गया। और कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं, इसको डील करते हैं 352 से लेकर 360, एक और आर्टिकल होता है 365, ठीक है। ये भी इमरजेंसी प्रोविजन को ही डील करता है। अभी मैं बताऊंगा 365 कहाँ से आता है। देखो रेशनल क्या है, रेशनल बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज कंसिडर्ड इज टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। चलो जरूरत क्यों पड़ता है, जरूरत क्यों पड़ा हमको इमरजेंसी प्रोविजंस लाने का, दिमाग में डालो कि जब पहली बार इमरजेंसी लगा 75 में इमरजेंसी लगाता है इंदिरा गांधी द्वारा, उन्होंने क्या रेशनल दिया कि हमने क्यों लगाया। वो बोला कि भाई इंटीग्रिटी ना भंग हो रहा था हमारे देश का ना, कुछ लोग जो है ना भागा फूस करके आर्म रिविलियन टाइप का होने लगा है हमारे देश में, ठीक है। तो उसके खिलाफ यानी उनको ऐसा डाउट हो गया कि इंटीग्रिटी हमारे देश के सिक्योरिटी भंग हो रही है, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी लेके आया। तो बेसिकली रेशनल यही है कि हम टू सेफ गार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। 4 चीज़ याद रखना क्यों हम इमरजेंसी लाते हैं, टू सेफ गार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी। चलो अभी 3 तरह की इमरजेंसी होते हैं, एक 352 नेशनल इमरजेंसी, फिर और क्या होता है प्रेसिडेंट रूल, और क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलो 360 और 356 352। चलो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नेशनल इमरजेंसी क्या होता है, चलो नेशनल इमरजेंसी लास्ट में हम नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में जब इमरजेंसी लगाते हैं, पूरे देश में नहीं लगाता, इसका भी प्रोविजन है, बाद में जाके ये सर्टेन एरिया में भी नेशनल इमरजेंसी लगने लगा, वो मैं आराम से आपको आगे बताऊँगा। पहले हम जानते हैं कि ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन क्या है। डिक्लेरेशन ग्राउंड मतलब हम किस ग्राउंड्स पे हम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं। चलो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड आर्म रिवेलियन, ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर एंड आर्म रिवेलियन। अगर बाहर के कोई देश, बाहर के कोई लोग अगर हमला कर दे तो हम इमरजेंसी लगा सकते हैं।
आर्म रिविलियन, अगर ऐसा लगा कि आर्म रिविलियन हो गया अपने देश के अंदर ही, लोग हथियार लेके एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो हम उस बेस पे भी हम क्यों कहते इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखो ये कंसेप्ट ऑफ आर्म रिविलियन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था। पहले आर्म रिविलियन वाली बातें नहीं थी, इसलिए 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था। अगर ये आर्म रिविलियन रहता तो फिर ये नेशनल इमरजेंसी नहीं लग सकता था। ठीक, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी। अभी इस वर्ड को हम अच्छे से डिफाइन किया कि एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते किसको है। एक्सटर्नल इमरजेंसी उसको कहते हैं जब कोई वॉर हुआ, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, तो उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। व्हेन डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रिविलियन इट इज नोन एज इंटरनल इमरजेंसी। और जब आर्म रेविलियन के तहत नेशनल इमरजेंसी आया तो इसको हम इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मे बी एप्लीकेबल टू इंटायर कंट्री और ओनली अ पार्ट ऑफ इट। चलो ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अभी मैंने बताया था ना कि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में पहले लगता था, पर अब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में है कि देश के कुछ छोटे से हिस्से में भी नेशनल इमरजेंसी हम लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरे हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगाओ। ये कब आया? 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये पूछ देता है। हम लोग को लगता है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लगता है, पर ऐसा नहीं है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसे प्रोविजन लाया गया था कि किसी भी पार्ट में, भारत के किसी भी पार्ट में, मतलब छोटे से पार्ट में या कुछ पार्ट में हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरे भारत में इमरजेंसी लगे। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। भाई साहब देखो, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग रिटर्न ऑफ द। देखो प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि सपना आएगा और वो इमरजेंसी का लिए प्रोक्लेम कर दें, नहीं। प्रेसिडेंट तभी इमरजेंसी के लिए, ऑनरेबल पर्सन तभी इमरजेंसी के लिए प्रोक्लेम कर सकते हैं जब कैबिनेट से उन्हें रिटर्न रिकमेंडेशन हो इसके रिगार्डिंग। एज पर द मिनरवा मिल केस 1980, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेलाफाइड एट दैट डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन द इररिलेवेंट फैक्ट्स। चलो अभी देखो, मिनरवा मिल केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो प्रेसिडेंट कैबिनेट के कहने पर प्रेसिडेंट रूल या नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, पर उसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जजमेंट कहाँ पे आया? ये मिनरवा मिल के तहत आ गया। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउस पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू। चलो रिटर्न रिकमेंडेशन तो दे दिया कैबिनेट मिनिस्ट्री, रिटर्न रिकमेंडेशन पाने के साथ ही प्रेसिडेंट क्या है, प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन कर दिया कि आज रात 12 बजे के बाद इमरजेंसी लग गया। लेकिन ये प्रोक्लेमेशन को एक महीने के अंदर दोनों हाउस में, कौन से हाउस में? तुम्हारे लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस में अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोक्लेमेशन इज एट ए टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा और डिसोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द 1 month, देन द प्रोक्लेमेशन सर्विस अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर प्रोवाइड लोकसभा हैज द मीन टाइम अप्रूव डेट। देखो सिंपल सी बात है कि डिसोल्यूशन के समय में लोकसभा भी अपने मन से डिसोल्यूट कर सकता है, मतलब अगर राज्यसभा नहीं हो डिसोल्यूशन ओनली लोकसभा कैन डिसॉल्व द प्रोविजन मतलब इमरजेंसी, पर वहाँ पे अगर लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा भी डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन लोकसभा का करना जरूरी है, इसलिए लोकसभा जैसे ही आएगा, लोकसभा में सीटिंग जैसे ही होगा उसके 1 महीना के अंदर में लोकसभा में भी डिसोल्यूशन के लिए, डिसोल्यूशन नहीं बोलते, हाँ डिसोल्यूशन के लिए बिल पास हो जाना चाहिए। नहीं समझे आप? चलो देखो, एक इसका प्रावधान है कि जैसे भी प्रोक्लेमेशन के लिए, देखो प्रोक्लेमेशन 2 बात होता है, एक प्रोक्लेमेशन होगा जब हम इमरजेंसी लगाएंगे, दूसरा क्या होगा? डिसोल्यूशन होगा। ठीक है, तो जब भी इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है कैसे होता है? रिटर्न रिकमेंडेशन आता है कैबिनेट का, किसको? प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देता है। लेकिन उसके 1 महीना के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूव हो जाना चाहिए। चलो जब प्रोक्लेमेशन के टाइम, ध्यान देने वाला है कि प्रोक्लेमेशन के टाइम लोकसभा और राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए। लेकिन जब बात डिसोल्यूशन का आता है, डिसोल्यूशन केवल लोकसभा भी कर सकता है। लोकसभा में भी अगर अप्रूव हो गया तो लोकसभा में भी डिसोल्यूशन हो सकता है केवल लोकसभा के अप्रूवल से। लेकिन चलो मान के चलो डिसोल्यूशन के टाइम लोकसभा में सीटिंग हो ही नहीं, कोई बैठा ही नहीं, लोकसभा का सेशन चल ही नहीं रहा है, तो उस केस में राज्यसभा भी डिसोल्व कर सकता है इसको। ठीक है, लेकिन जैसे ही लोकसभा का सेशन स्टार्ट होगा उसके 1 महीना के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा लोकसभा। दिस इज व्हाट द लाइन सेड। ठीक है, इफ अप्रूव बाय द बोथ हाउस द इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 months एंड कैन एक्सटेंड ऑन द इंडेफिनिट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एवरी 6 months। चलो इसमें कह रहा है क्या कि अब हमको अगर कंटिन्यू करना है, कि हमको डिसॉल्व नहीं करना है, तो उसको कंटिन्यूशन करना है, तो दोनों का कंटिन्यूशन में भी दोनों का
अप्रूवल लगेगा, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अप्रूवल लगेगा। सिंपल बात, प्रोक्लेमेशन के लिए दोनों का अप्रूवल, कंटिन्यूशन के लिए दोनों का अप्रूवल, रिजोल्यूशन के लिए सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल, लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा का अप्रूवल से भी चल जाएगा, लेकिन लोकसभा को आकर अप्रूवल करना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, यही था। चलो, रिजोल्यूशन है, सिंपल मेजोरिटी से आएगा नहीं, रिजोल्यूशन के लिए हमको चाहिए इस स्पेशल मेजोरिटी, और कैसा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन, वही हम बताएं, इट मे बी प्रोवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेम इफ 1/10 of the लोकसभा गिवन a written notice to the speaker, a special sitting of the house should be held within 14 days for the purpose of the considering a resolution disapproving proclamation, it needs simple majority। रिवोकेशन जो है सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है पाल, ठीक है। सिंपल क्या होगा, 1/10 जो मेंबर होता है लोकसभा का, वो एक रिटन नोटिस देगा, किसको, स्पीकर को देगा। स्पीकर क्या करेगा, 14 दिन के अंदर सिटिंग बैठाएगा, 14 दिन के अंदर क्या बैठाएगा, सिटिंग बैठाएगा, और प्रोक्लेमेशन को डिसअप्रूव करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से वोट दे देगा और हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। Effect, during a national emergency the center become the entitled to give executive direction to the state on any matter। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, किसी भी मैटर में, एनी एग्जीक्यूटिव में सेंटर बन जाता है, सेंटर के पास पावर आ जाता है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं। ड्यूरिंग इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकम्स एम्पावर टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन इन स्टेट लिस्ट, ठीक है। ये हमने बताया था यहाँ पे आर्टिकल 352 और 353 होता है ना। इस प्रोविजंस में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है। हाउएवर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट लिस्ट इज नॉट सस्पेंडेड, ये भी ध्यान देने वाली बात है, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, लगा कि नेशनल इमरजेंसी होता है तो लेजिस्लेटिव असेंबली सस्पेंड हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है। नेशनल असेंबली के समय में, नेशनल इमरजेंसी के समय में स्टेट लेजिस्लेचर सब सस्पेंड नहीं होता है। द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑन स्टेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी बिकम इनऑपरेटिव 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। चलो, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया किसके लिए, स्टेट के रिगार्डिंग, लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी ख़त्म होगा उसके 6 महीने के बाद वो जो लॉ बना था नेशनल इमरजेंसी के दौरान वो एबोलिश हो जाएगा, सीज होगा, सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, यही कहने का बात है। फाइनेंशियल, President can modify constitutional distribution of revenue between central and state. Such modification continue till end of the financial year in which the emergency cease to operate। कोई किसी भी तरह का फाइनेंशियल मॉडिफिकेशन कर सकता है। इफेक्ट ऑफ लाइफ इन द लोकसभा और स्टेट असेंबली, लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 year और एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम। देखो, इमरजेंसी के टाइम में लोकसभा का जो लाइफ होता है, जो कि जनरली 5 साल का होता है, उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इसको कितना भी टाइम में बढ़ाया जा, कितना भी टाइम के लिए तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट, ठीक। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो गया, उसको जो लाइफ टाइम लोकसभा का जो एक्सटेंशन पीरियड है उसको 6 months से ज़्यादा नहीं इंक्रीज करेंगे। सेम प्रोविजन फॉर स्टेट असेंबली डेट इज 1 year एंड 6 months आफ्टर द सेशन। इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट में क्या क्या पता है, जनरली क्या था, फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में जितने भी फंडामेंटल राइट्स होता है उसमें कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 90, जो कि फंडामेंटल आते से ही मतलब इमरजेंसी के तहत में सस्पेंड हो जाते हैं। ये कहाँ से लिया गया, ये प्रोविजन लिया गया जर्मनी से लिया गया। सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 आर्टिकल 359 में ऐसा बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 358 सस्पेंड फंडामेंटल राइट अंडर 19 ओनली इन केस ऑफ वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन नॉट ऑन ग्राउंड ऑफ द आर्म रेबेलियन। ध्यान देने की बात है, फंडामेंटल राइट जो होता है, जो आर्टिकल 358 के तहत आता है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 जो होता है वो तभी सस्पेंड होगा जब इमरजेंसी वॉर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से है, ना कि आर्म रेबेलियन की वजह से है। आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट आर नॉट सस्पेंडेड, ओनली इन्फोर्समेंट सस्पेंड, नॉट ऑल राइट्स बट ओनली दोज विच आर मेंशन इन द प्रोक्लेमेशन ऑर्डर्स आर प्रेयर मेंशन इन ऑर्डर, ठीक। अंडर 359 फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता, बस उसके जो इन्फोर्सेबल होता है कि हाँ इसके तहत आप कोर्ट में जा सकते थे, वो नहीं जा सके, आप समझ लो, यही बात है।
प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। प्रेसिडेंट रूल क्या है? आर्टिकल 356। इट इज़ नोन एज द स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। मतलब स्टेट में इमरजेंसी लग गया, स्टेट में अब स्टेट का जो गवर्नमेंट है वो काम नहीं करेगा, अब कौन काम करेगा? सेंटर का गवर्नमेंट काम करेगा। मतलब प्रेसिडेंट के हाथ में रहता है। प्रेसिडेंट काम किसके थ्रू करवाता है? पार्लियामेंट के थ्रू करवाता है। प्रेसिडेंट रूल और पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के थ्रू करवाता है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन 2 ग्राउंड्स। 2 ग्राउंड्स में प्रेसिडेंट रूल आ सकता है। कब? Article 356 empower president to issue proclamation if he satisfied that a situation has arisen in which state government cannot be carried in accordance with the provision of the constitution। जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगा कि ये हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अनुसार काम नहीं कर रहा, वो आर्टिकल 356 के तहत वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल इन्फोर्स कर सकता है। आर्टिकल 365 कहते हैं जब भी प्रेसिडेंट को रहता है कि जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ टू गिव इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन ऑफ सेंटर, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड द सिचुएशन हैज अराइजन फॉर द प्रेसिडेंट रूल। जब भी लगता है प्रेसिडेंट को कि जो सेंटर का जो डायरेक्शन है स्टेट फॉलो नहीं कर रहा है, तब उसमें हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर और दूसरा जब भी लगता है कि स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विथ गिव इफेक्ट टू द एनी डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। तो ये 2 प्रोविजन हैं, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। इन 2 प्रोविजंस की वजह से, इन दोनों ग्राउंड्स की वजह से, इन दोनों ग्राउंड्स की वजह से हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं स्टेट में। प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउस विद इन 2 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ इट्स इशू। चलो यहाँ पे ये टाइम याद रखने वाली बात है। जब हम नेशनल इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी जब भी लगाता है प्रोक्लेमेशन के 1 मंथ के अंदर अप्रूव होना चाहिए। पर प्रेसिडेंट रूल के लिए हमें कहाँ मिलता है, कितना टाइम मिलता है? 2 मंथ मिलता है। ध्यान देने वाली बात है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस प्रेसिडेंट रूल्स कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। जब दोनों हाउस के होता है 6 मंथ, इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है हर बार। ठीक, अप्रूवल पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी। जो अप्रूव्ड होता है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। बियॉन्ड 1 ईयर प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एट अ टाइम ओनली व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशन आर फुलफिल्ड। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया। 1 साल के, देखो 3 साल तक मैक्सिमम हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्लोज दिया है कि अगर 1 साल के बाद आपको फिर से 6 महीने के लिए बनाना है तो उसका कुछ कंडीशन है। इसी 2 कंडीशन में आप उसको फिर से 6 महीने के लिए बना सकते हैं। कब? पहला तो अगर नेशनल इमरजेंसी, पूरे नेशन में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ, नेशनल इमरजेंसी स्थिति हो, आर्टिकल 352 ऑलरेडी इन्फोर्स है, तब आप उसको 6 महीने तक इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा, जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव कैन नॉट बी हेल्ड ऑन द अकाउंट ऑफ द डिफिकल्टीज। या इलेक्शन कमिश्नर बोल दिया है कि भाई हम ना चुनाव करवा ही नहीं सकते। इन दोनों प्रोसीजर, इन 2 ग्राउंड्स में आप 1 साल के बाद फिर से 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम। प्रेसिडेंट जब भी चाहे उसको रिवोक कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या परिणाम होते हैं, अभी देखते हैं। प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर वेस्टेड इन द गवर्नर। प्रेसिडेंट जो होता है स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर का जो पावर होता है वो ले सकता है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर दैट द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सक्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का वो पावर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आ सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर का कार्य है वह पार्लियामेंट के द्वारा हो सकता है। ये क्या कर सकता है? नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है, ताकि नेसेसरी स्टेप, किसी भी तरह का नेसेसरी स्टेप ले सकता है स्टेट के रिगार्डिंग। चाहे उन्हें कोई भी नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, मतलब स्टेट से रिलेटेड कोई भी बॉडी होता है उसको सस्पेंड करना हो, करने जैसी कोई भी स्टेप लेना हो, वो भी ले सकता है। प्रेसिडेंट कैन प्रोमulgate व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन ऑर्डिनेंस फॉर द गवर्नमेंट्स ऑफ स्टेट। प्रेसिडेंट जो है, अभी पार्लियामेंट सेशन नहीं है, प्रेसिडेंट क्या करता है? नेशनल रूल के प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। तो यही होता है कि जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, स्टेट के रिगार्डिंग जितने भी लॉ होते हैं वो पार्लियामेंट को बनाने का, पार्लियामेंट को एक्सरसाइज करने की पावर दे देता है। लेकिन क्या अगर वहाँ पे उस समय जब स्टेट में प्रेसिडेंट रूल हो और उस समय पार्लियामेंट का सेशन चल ही नहीं रहा हो, बेसिकली लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा हो, तो उस केस में क्या होगा? प्रेसिडेंट क्या होता है? स्टेट के लिए ऑर्डिनेंस ला सकता है, प्रोमulgate इशू कर सकता है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉ फॉर द स्टेट टू प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। ये तो वही है, मतलब पावर प्रेसिडेंट को दे सकता है पार्लियामेंट लॉ बनाने का। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और एनी अदर सब्जेक्ट अथॉरिटी कंटिन्यू टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर प्रेसिडेंट रूल
ठीक है। दिस मीन दैट द पीरियड ऑफ सच विच लॉ रिमेन्स इट इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन बट इट कैन बी रिपीटेड और रिपील्ड और अल्टर्ड और रीइनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो कहने का बात क्या है, समझो। कह रहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगा, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो प्रेसिडेंट रूल के टाइम में क्या होता है, पावर किसके हाथ में आ जाता है, प्रेसिडेंट के हाथ में। पर प्रेसिडेंट नॉमिनेट किसको करता है, पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेचर के बिहाफ में लॉ बनाने के लिए। चलो पहला कंडीशन ये। लेकिन क्या हो अगर पार्लियामेंट उस समय सेशन हुई नहीं, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है। चलो तो ये सारे जो भी मतलब ऑर्डिनेंस के तहत या पार्लियामेंट के तहत या किसी एग्जीक्यूटिव के तहत एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा अगर कोई भी लॉ पास होता है तो ये लॉ जो है प्रेसिडेंट रूल के बाद भी, प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद भी उस स्टेट में लागू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कितने दिन तक रहेगा, हमेशा के लिए लागू रहेगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर रहता है कि उसको लॉ को उसमें कुछ रिपील कर सके या उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं या फिर से मोशन ला के फिर से पास करवा सके, ये उनके पास पावर रहता है। प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो देखो प्रेसिडेंट का सिंपल, जितने भी पार्लियामेंट का नेशनल इमरजेंसी जो होता है या प्रेसिडेंट रूल का लाते हैं जो डिसीजंस होते हैं, इसको हम जुडिशियल रिव्यू के अंदर ला सकते हैं फाइनेंशियल से। अभी तक एक बार नहीं आया है, अभी तक एक बार भी इंडिया में नहीं हुआ है, फिर भी हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 360 एम्पावर प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम फाइनेंशियली इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और को रिलेटिव ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। देखो 1991 के टाइम में हमारे इंडिया में काइंड ऑफ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका था, हमारे पास गोल्ड रिजर्व बहुत कम हो चुका था कि प्रेसिडेंट को ऐसा लगने लगा था कि हमारे पास हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है खतरे में है। ठीक, जब भी ऐसा प्रेसिडेंट को लगे तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। ठीक, फिर उस समय शुक्रगुजार हो आपने देन प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव और हमारे मनमोहन सिंह के जो कि वो से सिचुएशन से निकल आए। क्यों कैसे निकल के, बहुत सारे LPGs आए, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिकल डिसीजन लेने पड़े जिसके तहत हम लोग फाइनेंशियली इमरजेंसी जैसे सिचुएशन से बाहर निकल पाए थे 1991 में। प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 2 मंथ। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 2 मंथ का टाइम देता है, यहाँ पे भी 2 मंथ का टाइम देता है। देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑपरेशन। रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंटिन्यूएशन। ठीक है, कंटिन्यूएशन के लिए हमें कोई पार्लियामेंट्री का अप्रूवल नहीं लगता है। ठीक है, जैसे उसमें लगता है पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है कंटिन्यूएशन के लिए। कंटिन्यूएशन अगर करना हो नेशनल इमरजेंसी के केस में तो हमको राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अप्रूवल लगता है। लोकसभा में भी लगता है पर इसमें नहीं लगता है। प्रोक्लेमेशन कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एनी टाइम, इट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। हर एक को जुडिशियल। चलो भाई साहब बहुत लंबा चैप्टर था इमरजेंसी। चलो हमने 47 मिनट का वीडियो बना दिया और हमने क्या क्या कवर कर लिया, इमरजेंसी कवर कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कवर कर लिया और आज हमने फेडरल सिस्टम पढ़ लिया, यूनिटरी सिस्टम पढ़ लिया, तो बहुत पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पढ़ लिया। तो ये 4-5 चैप्टर आज के इस लेक्चर में ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर के लिए आप पार्ट 5 बनाऊंगा, अभी इसी प्ले लिस्ट में आप देख लो। और अगर आपको इसमें कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ सजेस्ट करो यार, प्लीज़, मैं इम्प्रूव करूँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। बने रहिए और अगला वीडियो जरूर देखें। कंप्लीट करना है यार, आज ही पूरा पॉलिटी कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो जय।